हेलो गाइस। आई होप सो इस लॉकडाउन के टाइम पे आप सेफ एंड सिक्योर होंगे अपने अपने घरों में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या थी और उसकी कमियां क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिससे कि हमको ये पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ एक कमियां रह गई हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ इसके लूज पॉइंट्स हैं, लूप होल्स कहाँ कहाँ हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बेसिकली 8 पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं 7 पॉइंट्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वाली वीडियो का एक रिकैप ले लेते हैं कि उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने एक तो देखा था स्टेजेस क्या क्या हैं, 5 स्टेजेस थी हमारी। स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या थी, स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हैं, उस टूल्स का स्टडी के साथ क्या कंपैरिजन था, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ काम आया। उसके 3 पॉइंट्स थे, नेचर और सब्जेक्ट मैटर। ये 2 पॉइंट्स हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेचर के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस कैसे थी, फॉर्मूले के बेसिस पे थी, फॉर्मूले यूज हो रहे थे, इस वजह से ये एक साइंस थी। और आर्ट कैसी थी, हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर पा रहे थे, डायग्राम शो कर रहे थे, हम अपनी आर्टिस्टिक मैनर शो कर रहे थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आर्ट के अंदर आ जाती है, जो जो हमारी नॉर्मल या डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के अंदर काम आ रही थी स्टैट। दूसरे वाला जो पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया था, वो था सब्जेक्ट मैटर स्टैटिस्टिक्स का क्या है। 2 तरीके से कंपोनेंट को डिवाइड कर रहे थे हम स्टैटिस्टिक्स के, डिस्क्रिप्टिव भी और इन्फ्लुएंशियल भी। डिस्क्रिप्टिव क्या था हमारे पास, इसके अंदर वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ गया था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और फिर इंटरप्रिटेशन डाटा का। और इन्फ्लुएंशियल के अंदर हमने क्या किया था, इस पूरे के पूरे डाटा को हमने अपना कंक्लूजन पार्ट दे दिया था, रिजल्ट का पार्ट। तो वो सारी की सारी चीज़ें आ गई थी इन्फ्लुएंशियल के अंदर। इसमें एक जो पॉइंट था वो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, वो था यूनिवर्स या पॉपुलेशन। कि जितना भी जो डाटा हम एक बार में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बार में डाटा लेते हैं सैंपल के लिए, इकट्ठा करने के लिए, स्टैट के डाटा को कलेक्शन के लिए, तो उस पूरे डाटा की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उसको यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहा जाता है। बेशक वो 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, जितना भी डाटा हो, उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, फिगर्स होंगी, उनको हम बोलते हैं बेसिकली यूनिवर्स या पॉपुलेशन, इकोनॉमिक्स की फॉर्म में या स्टैट की फॉर्म में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिक्स की क्या कमियां हैं या क्या लिमिटेशन, कहाँ पर उसके लूप होल्स या लूज पॉइंट्स रह गए, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। न्यूज़ होम एक राइटर थे, ऑथर थे, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी कि स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट। कि स्टैटिस्टिक्स को रिगार्ड करो, एक तरीके से लिया जाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू बट बैरिंग सर्व लिमिटेशन विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम। मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट तो है बहुत अच्छा रिसर्च करने के लिए, बट इसके अंदर बहुत सारी सेवरल लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी सेवरल लिमिटेशंस हैं जिनको ओवरकम, पास थ्रू करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ एक ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ हम हर डाटा को सैंपल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हर जगह भी स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च पर्पस में यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता, कैसे कैसे नहीं किया जा सकता और क्या लिमिटेशंस हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलो थ्रू के साथ। तो कुछ एक नोटेबल लिमिटेशंस दे रखी हैं 7। इसमें से सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमेशा ही न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी किया जाता है। अगर आप किसी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या थ्योरेटिकल जो रिसर्च होगी वो ना के बराबर मिलने वाली है। आपको यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स दी जाएंगी। जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया के अंदर वो 21.9% है।
तो यहाँ पर आपको हर चीज़ को अगर कंपेयर करना है, जहाँ पे भी स्टैट होगी वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। ये नेसेसरी पॉइंट है। फीचर के अंदर हमने डिस्कस किया था इस वीडियो से 3 से 4 वीडियो पहले, जहाँ हमने फीचर की वीडियो अलग से बनाई थी। उस फीचर की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो मेरे वाली जाके। कि इसके अंदर सबसे पहला फीचर ये था कि एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए, मतलब सम टोटल ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी फीचर भी है और यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं ये सिर्फ उसी के ऊपर काम करता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखता ये। अब आप पूछोगे कि सर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरी इस मंथ की सैलरी 10,000 है, मेरी पिछले मंथ की सैलरी 12,000 थी, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो पिछले मंथ की 12,000 थी, इस बार की 10,000 है। तो देखने को मिले स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो पिछली बार से मैंने 2,000 कम सैलरी ली है, ठीक है। बट पिछली बार हम लॉकडाउन में नहीं थे, इस बार हम लॉकडाउन में हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को नहीं दिया कि मेरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच गया, मेरा टाइमिंग बच रहा है, ठीक है। अब मैं बाहर नहीं निकल रहा, घर के थ्रू ही कर रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं लेता कि क्वालिटी कहाँ से इंक्रीज हुई, कितना चीज़ें बढ़िया हुई हैं, ठीक है। उन चीज़ों को नहीं लेके चलता क्वालिटेटिव के हिसाब से कि कितनी चीज़ें बढ़िया हुई हैं, कितनी चीज़ें घटिया हुई हैं, उन चीज़ों को लेके नहीं चलता। ये सिर्फ प्राइस बेस्ड चलता है या एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से चलता है कि पिछले की कंपैरिजन में इस बार की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें ग्रोथ आई है या कमी आई है, डिग्रेडेशन आया है, अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम देखने को मिलती हैं हमको सबसे पहली लिमिटेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स की। आगे वाली जो लिमिटेशन है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, मतलब इसके अंदर दूसरी लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की ये है कि ये सिर्फ एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब सम टोटल फैक्टर्स की ही स्टडी करता है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की ही स्टडी करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स की स्टडी नहीं करता। मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को नहीं लेता, कहीं पर एक पर्टिकुलर यूनिट की वजह से कुछ चेंज आया हो तो ये उस एक पर्टिकुलर फैक्टर को नहीं लेने वाला, ये पूरी की पूरी एग्रीगेट स्टडी लेने वाला है। जैसे कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली के अंदर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो पेट्रोलियम का हमने ले लिया एग्जांपल। पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं आज के टाइम पे हर स्टेट के अंदर वेरी करते हैं, पूरी कंट्री में कहीं पे भी पेट्रोल के प्राइसेस इक्विवेलेंट नहीं होते। यहाँ पर हो सकता है 75 हो, दिल्ली में हो सकता है 77 हो, चंडीगढ़ में हो सकता है 72 हो, राजस्थान की साइड हो सकता है 80 पहुँच रखा हो, महाराष्ट्र में 85 हो। तो बेसिकली हर एक की अपनी अपनी एक्साइज ड्यूटी है, हर एक के अपना अपना वैट है, वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, अलग अलग तरीके के टैक्सेस उन्होंने इम्पोज कर रखे हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वहाँ पर एग्रीगेट को लेके चलता है सीधा सीधा। ये बात करता है कि 75 से लेकर 90 के बीच में होने वाले हैं प्राइसेस पेट्रोल के, ठीक है। तो एक जगह अगर प्राइसेस हैं तो वहाँ पर ये क्या करने वाला है, एक फैक्टर को लेके नहीं चलने वाला स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यहाँ पर क्या होने वाला है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट के रीजनल प्रेफरेंस को नहीं देखेगा कि सपोज क्रूड ऑयल गुजरात में उतर रहा है तो गुजरात से हरियाणा तक लाने के जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं, गुजरात से मध्य प्रदेश लेके जाने के लिए या फिर महाराष्ट्र लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो कम है। हो सकता है वहाँ सस्ता हो, यहाँ पे महंगा हो, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये उन फैक्टर्स को नहीं लेके चलता स्टैटिस्टिक्स, ये सीधा सीधा फैक्टर को लेके चलता है कि महाराष्ट्र में कम है पेट्रोलियम, हरियाणा में ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा है। तो ये उन सिंगल फैक्टर्स को लेके नहीं चलता जिनकी वजह से वैल्यूज़ के ऊपर, जिनकी वजह से न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर भी असर पड़ता है। तो सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट होती है, सीधा सम टोटल को स्टडी करता है कि कंपैरिजन करेगा एक स्टेट का दूसरे स्टेट के पेट्रोलियम प्राइसेस से क्या इफेक्ट है। कोई मतलब नहीं उसको ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है या डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है वहाँ की। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हैं जो रोल प्ले करती हैं, बट ये एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। आगे हम पढ़ते हैं थर्ड स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, वो है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डाटा मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स हम सिर्फ उसी डाटा को बोल सकते हैं जिस डाटा को हम होमोजीनियस करार दे सकते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस होता है जी जब हम दो डाटा को कंपेयर करें और दोनों का जो नेचर है वो सेम हो। जैसे कि हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, हम क्या करते थे, दो सॉलिड को
प्रोडक्ट करते थे तो एक कंपाउंड बन जाता था हमारा, दो गैसेस को प्रोडक्ट करते थे तो एक कंपाउंड बन जाता था हमारा। तो दो एलिमेंट्स अगर उनका सेम नेचर है तो आगे जाके वो क्या करते थे, या तो उसी सेम नेचर को बना देते थे या फिर वो अपना जो नेचर था वो चेंज करते थे। मतलब दो सॉलिड चीज़ें बन के हो सकता है गैस भी बना दे या एक लिक्विड फॉर्म में बना दे। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें, दो चीज़ें होनी चाहिए जो कि होमोजीनियस नेचर की हों। मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैट सिर्फ उन्हीं डाटा की ली जाती है जहाँ पर होमोजेनिटी ऑफ डाटा होती है, मतलब जो डाटा होता है वो सेम नेचर का होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को हम प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ वीट को प्रोडक्शन ऑफ राइस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वीट में प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंडिया की क्या है, 4th या 5th रैंक पे है। राइस के अंदर हम एक्सपोर्टर क्या है, 3rd रैंक पे एक्सपोर्टर आते हैं इंडिया राइस का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीट का राइस के साथ ही कर दिया हमने। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, कॉटन का थ्रेड के साथ कर दें, कॉटन का हमने क्या कर दिया किसी क्लोथ के साथ कर दिया, या हमने क्या किया गोल्ड का कर दिया, या हमने क्या किया टैबलेट्स का वीट के साथ कंपैरिजन कर दिया कि हम कितनी टैबलेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम वीट कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होमोजीनियस नहीं हुई, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये भी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि हम हमेशा दो डाटा को कंपेयर करते हैं तो उन्हीं दोनों डाटा का नेचर जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब वो एक ही पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होते हैं। दवाइयाँ और कपड़े दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो उनको हम कंपेयर किसी भी हालात में नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म के अंदर। फोर्थ जो हमारे पास लिमिटेशन आती है वो आती है रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल चीज़ें होती हैं वो एवरेज के बेसिस पे ट्रू होती हैं। मतलब हम उसकी हर एक फिगर को चेक नहीं कर सकते, बट हाँ एवरेज के बेसिस पे हम उनको देख सकते हैं। एवरेज के बेसिस पे हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज किसी भी चीज़ का एवरेज, जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर एग्जांपल लिया था कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का वेट करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चे का वेट था 40, अगले का 45, थर्ड का 50, फिर 55 और फिर 60। 5 बच्चे हैं, 40, 45, 50, 55 और 60, ये वेट है 5 बच्चों का। एवरेज निकालने तो क्या आएगा, 40 + 45 + 50 + 55 + 60 डिवाइड बाई 5, नंबर ऑफ 5 आइटम्स, तो 5 हो गया। तो एवरेज वेट आ गया हमारे पास 50 kgs। बट 50 kgs हमको एवरेज तो आ गई, ट्रू है एवरेज, बट रिजल्ट्स ट्रू हैं सिर्फ एवरेज के बेसिस पे। अब मैं बात करूं एवरेज का मतलब क्या होता है, पूरे जो 5 बच्चे हैं उनकी एवरेज निकाल दी हमने, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल दी, मतलब इन 5 बच्चों का जो वेट है वो एवरेज के बेसिस पे 50 है, मतलब लगभग सबका 50 आने वाला है, 2-3 ऊपर नीचे, मतलब आसपास इसी के 50 के अराउंड रहने वाला है। बट ये ट्रू तो नहीं है। फर्स्ट वाला जो बच्चा था उसका वेट तो 40 है, 10 kg का फर्क हो गया। सेकेंड वाला जो बच्चा था उसका वेट 45 है, 5 kg का फर्क हो गया। लास्ट वाला जो बच्चा था उसका वेट 60 है, तो 10 kg का फर्क हो गया। यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट को देखो तो 20 kg का फर्क है यहाँ पर, और 50 के राउंड हमको लेके आनी थी। तो रिजल्ट तो ट्रू है बट एवरेज के बेसिस पे है, तो इसलिए हम इसको प्योरली ट्रू नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने पर कैपिटा इनकम लिया इंडिया की, कि इंडिया में मान लो पर कैपिटा इनकम 50,000 है पर एनम मतलब पूरे साल की होती है। पूरे साल में 50,000 रुपये एक बंदा कमाता है। तो ऐसा नहीं है हर पर्सन ही 50,000 रुपये पूरे साल का कमा रहा है। हो सकता है मैं 5 लाख रुपये कमा रहा हूँ पूरे साल का, एक बंदा 4 करोड़ रुपये पूरे साल का कमा रहा है, और एक बंदा ऐसा हो सकता है जो 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये पूरे साल का कमाता हो, ठीक है, या 10,000 रुपये पूरे साल का कमाता हो, या 20,000 रुपये पूरे साल का कमाता हो, ठीक है। तो ये एवरेज है बेसिकली, ये पूरी की पूरी ट्रू नहीं होती हर पॉइंट के ऊपर, मतलब हर सिंगल यूनिट के ऊपर काम नहीं करता ये पूरे के पूरे एग्रीगेट सिस्टम को लेकर चलता है, सम टोटल को लेकर चलने वाला है। तो ये फोर्थ लिमिटेशन ये भी है स्टैटिस्टिक्स की। फिफ्थ लिमिटेशन आती है हमारे पास, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हम उनको रेफरेंस नहीं देंगे ना तो रिजल्ट काफ़ी बार हमारे रॉन्ग भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा 50,000 इनकम हो गई ओवरऑल, ठीक है, इंडिया में, बट हो सकता है 50,000 दिल्ली में तो हो, ठीक है, बिहार में ना हो क्योंकि बिहार का जो लेबर रेट है वो काफ़ी कम है, उड़ीसा में ना हो, उड़ीसा का लेबर रेट काफ़ी कम है, केरला का बहुत ज़्यादा हो सकता है, केरला में जो लेबर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि शहर का इन्फ्लेशन रेट क्या है, सिटी का इन्फ्लेशन क्राइटेरिया क्या है।
अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा होने वाली है। इन्फ्लेशन कम है, सस्ते में काम चल जाता है, लेबर रेट कम है, तो कम इनकम से भी काम चलाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, पैसे कमाने का सिस्टम क्या है, लोगों की दिनचर्या क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थैली वाला दूध पी रहा हूँ, तो हो सकता है 50 to 55 रुपीज़ आ रहा हो सकता है मैं खुला दूध ले रहा हूँ तो 40 रुपीज़ पर केजी आ रहा हूँ। तो यहीं पर डे के हिसाब से मेरे को पर केजी के हिसाब से 16 to 20 रुपीज़ का फ़र्क हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर भी। इसके अंदर भी हमको एग्जांपल दे रखा है कि बिजनेस क्लोथ का है, प्रॉफिट अर्न हमने किया 3 साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, दूसरे तरह हमने पेपर का बिजनेस है, उसमें 3 साल में प्रॉफिट किया हमने 3 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 1 लाख का। तो एवरेज तो दोनों ही बिजनेस के अंदर 2-2 लाख आ रहे हैं। ठीक है, बट दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस अलग है। एक में क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं हम, एक के अंदर हम पेपर का बिजनेस कर रहे हैं। तो दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। पेपर में हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है, और क्लोथ वाले में हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आगे हमको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम किसके अंदर करेंगे? प्रोबेबल है कि हम क्लोथ वाले में करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमारा प्रॉफिट का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। स्टैटिस्टिक्स हमको गलत इन्फॉर्मेशन भी कई बार प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि इन दोनों के अंदर हमारे पास 2 लाख ही आ रहा है एवरेज, फर्स्ट वाले बिजनेस में भी, सेकंड वाले बिजनेस में भी। तो दोनों के हिसाब से हमारी कंडीशन तो ठीक है कि दोनों में 2-2 लाख का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर हम एनालाइज करें इसको, तो फर्स्ट वाली जो क्लोथ वाली फर्म है वो हमको प्रॉफिट अब बढ़ा के दे रही है, जबकि पेपर वाली कम दे रही है। तो आगे अगले आने वाले साल का अगर हम देखने वाले हैं, तो अगले वाले साल में हमको जो पेपर वाली फर्म है उसमें प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है लॉस भी हो जाएगा। जबकि क्लोथ वाली जो है उसकी जो हमारी फोरकास्टिंग है वो यही कह रही है कि 3 लाख से बढ़ने वाला है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। जबकि प्रॉफिट अगर हम एवरेज बेसिस पे देखें तो दोनों फर्म का इक्वल है, दोनों फर्म में इक्वल करना चाहिए उस हिसाब से। बट ये डाटा ट्रू नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं। हमारे पास अगली लिमिटेशन आती है, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए। जैसे कि आपको अगर मीन निकालना है तो आप नॉर्मली नहीं निकाल सकते। आपको कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड से नहीं, स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट से निकालो, तो आपको एज्यूम्ड मीन पता होना चाहिए, आपको हाइट पता होना चाहिए, क्लास इंटरवल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा, आपको फॉर्मूलेज चाहिए होंगे, फॉर्मूला को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा, उसको कैसे करना है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, टेबलर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, फॉर्मूले को इंटरप्रेट कैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आपको बारीक से बारीक चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे कोई भी पर्सन आके स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशलाइज नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इग्नोरेंट फैक्टर्स रह जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हो जाते हैं जिसको हम इग्नोर करते जाते हैं, नॉर्मल पर्सन इग्नोर कर देता है, बट हमको वो फैक्टर्स लेके चलने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने पेट्रोलियम वाले एग्जाम्पल में कहा कि आके कोई भी कह देगा कि ठीक है राजस्थान में तो सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, क्यों ना वहाँ से जाके ले आते हैं, 20 किलोमीटर दूर है राजस्थान का जो बाउंड्री लाइन है। बट बात आ जाती है हमारे पास डेमोग्राफिक रीजन की, कि वहाँ की जो सरकार है वो अलग आ जाती है, यहाँ पे अलग आ जाती है। तो टैक्सेशन आपको बाउंड्री लाइन के अंदर आते ही देना पड़ जाएगा टैक्स, तो यहाँ का वैट ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं। और उस पर्सन ने टैक्स को इग्नोर कर दिया, या यहाँ की ज्यूरिसडिक्शन एरिया को इग्नोर कर दिया, बाउंड्री को इग्नोर कर दिया स्टेट की, बट हमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या है, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना का हमको उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ करा जाता है। तो सेंसिबल यूज़ अगर स्टैटिस्टिक्स का करना है तो आपको उन इग्नोरेंट फैक्टर्स को भी लेके चलना पड़ेगा जिसको आम जो लोग हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है। और लास्ट जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है प्रोन टू मिसयूज़। ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मिसयूज़ भी काफ़ी किया जा सकता है। जैसे कि डाटा मैंने प्रिंट करवा दिया, ये डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई भी एक डाटा आ गया, मैंने आज रिसर्च की और मैंने 10 स्टेट्स के प्राइसेस ले लिए किसी भी एक चीज़ के, और उसका मैंने डाटा अपलोड कर दिया। तो उस अपलोडेड डाटा को मैं इंटरनेट से कहीं से भी कोई भी उठा सकता है,
और अपने पर्पज़ के लिए, अपने रिसर्च के लिए कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। तो मिसयूज़ बहुत हो सकता है स्टैटिस्टिक्स के डाटा का। तो स्टैटिस्टिक्स का हमेशा डाटा कलेक्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लैरिफाई करना चाहिए और उसी क्लैरिफिकेशन के साथ ही आपको एक प्री ड्रॉन कंक्लूजन भी देना चाहिए कि मैंने ये डाटा क्यों इकट्ठा किया, क्या रीज़न थे और इस डाटा से मैंने क्या नया निकाला है, मतलब क्या नया रिजल्ट निकाल के लेके आए हैं हम इस डाटा के थ्रू। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर बाधा बनती हैं, मतलब लिमिटेशन के फॉर्म में हमको मिलती हैं। बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसमें कि ये 7 मेन लूप होल्स थे जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर होते हैं। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के डाटा को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये 7 बैरियर्स हैं जो आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली हर एक डाटा के अंदर ही। ठीक है, आई होप सो ये आपको सातों के सातों जो पॉइंट्स थे, लिमिटेशन थी स्टैटिस्टिक्स की, ये समझ में आ गई होंगी। अगले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी उस स्टैटिस्टिक्स की और उस स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो सकती है। हमने कमियाँ देख ली हैं, पहले हमने कमियाँ देख ली इसकी कि क्या क्या कमियाँ थी, कहाँ कहाँ पे इसके बैरियर थे। ठीक है, अब उन बैरियर को हम ख़त्म कर चुके हैं, हमको पता चल गया ये बैरियर है, अब वो गलती हम नहीं करने वाले। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हाँ हमको ये पता चल गया कि गलती कहाँ नहीं करनी। अब हम ये देखेंगे कि अब इसका यूज़ कहाँ करना है हमको, तो वो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।